जी बस ये टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। जब किसी मटेरियल में डिफॉर्मेशन पैदा होती है, स्ट्रेन पैदा होता है, तो स्ट्रेन पैदा करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। जितना वर्क आप करेंगे मटेरियल में स्ट्रेन पैदा करने के लिए, वो वर्क एज ए एनर्जी स्टोर होता है। ठीक, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें एमटीएम मशीन पे उस मटेरियल को फिट करके फोर्स एक्सटेंशन की रीडिंग लेनी होती है। ठीक, आप एक डाटा कलेक्ट कर लें कि कितनी आपने फोर्स अप्लाई की और उसके नतीजे में मटेरियल में कितनी एक्सटेंशन पैदा हुई है। उसके बाद आप ग्राफ प्लाट करेंगे। टोटल लेंथ एल के बराबर है, फोर्स आप एफ अप्लाई कर रहे हैं और जितनी लेंथ में चेंज आती जा रही है डिफरेंट वैल्यूज़ पर, मतलब आपने फोर्स F1 लगाई तो लेंथ में चेंज L1 आई, फिर किसी और फोर्स पे चेंज L2 आई, अप टू सो ऑन। तो लेंथ बढ़ती बढ़ती चेंज हो रही है, स्लोली चेंज हो रही है। फर्स्ट करें ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली होते हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर इस एक्सटेंशन तक फर्ज करें, यहाँ तक एक्सटेंशन L1 है, अब देखना चाहते हैं कितना वर्क हुआ, तो कैसे मालूम करेंगे? आपको एरिया अंडर ग्राफ मालूम करना होता है। जितना एरिया अंडर ग्राफ होगा दैट इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल के अंडर एरिया कितना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया अंडर ग्राफ है और एरिया अंडर ग्राफ किसके इक्वल होगा? एनर्जी के बराबर। तो एक बार ज़हन में रखिएगा, अगर तो ग्राफ है फोर्स एक्सटेंशन, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है? एनर्जी। अगर ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन, तो जो एरिया अंडर ग्राफ होगा ये क्या देगा? एनर्जी डेंसिटी। और इसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। ये इक्वेशन भी हम प्रूव करेंगे। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिव एनर्जी डेंसिटी, इसको यू कहते हैं, एंड एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन विल गिव एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी की जनरल इक्वेशन तो है हाफ एफ मल्टीप्लाई जितनी एक्सटेंशन हुई है, जितनी लेंथ में चेंज आई है। इसकी एक और फॉर्म देखिएगा। अगर फोर्स की वैल्यू पुट कर लें, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इलास्टिसिटी है, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस स्ट्रेन को मैंने उल्टा दिया, यहाँ से फोर्स की वैल्यू मालूम कर लें। फोर्स होगा इलास्टिसिटी एरिया L1 डिवाइडेड बाय L। अगर फोर्स की ये वैल्यू पुट करें तो एनर्जी आती है हाफ E एरिया L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये एक और फॉर्म है। फोर्स को एलिमिनेट करने से, फोर्स की वैल्यू पुट करने से नई वैल्यू ये आती है। ठीक है, तो मोस्टली ये फार्मूला भी इस्तेमाल होता है और ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।
हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन, स्मॉल एल एक्सटेंशन है, कैपिटल एल टोटल इनिशियल लेंथ है। अगर दोनों तरफ मैं डिवाइड कर लूँ एरिया और लेंथ पे, दोनों तरफ एरिया और लेंथ पे डिवाइड कर लें तो एरिया और लेंथ वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी होती है। हाफ फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होती है। सो एनर्जी डेंसिटी किसकी इक्वल है? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेन है ई। अगर इसे इलास्टिसिटी के फॉर्म में देखें, अगर इसको इलास्टिसिटी के फॉर्म में देखें, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई स्ट्रेन। और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी। यहाँ से आप स्ट्रेस की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं और स्ट्रेन की भी। अब बारी बारी इस इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यू पुट करें, स्ट्रेस की वैल्यू पुट करें और स्ट्रेन की भी, तो दो और इक्वेशन आ जाएंगी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर ली, स्ट्रेन मल्टीप्लाई इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई स्ट्रेन, तो ये इक्वेशन होगी हाफ स्ट्रेन स्क्वायर इलास्टिसिटी। ये इक्वेशन भी है। अगर स्ट्रेन की वैल्यू इसमें पुट करें तो एक नई वैल्यू आएगी, हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी, तो ये बनेगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए ये तीन फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, एक स्ट्रेन की शक्ल में और एक स्ट्रेस की शक्ल में। समझ आई? जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताएगा? क्या इसके स्लोप की कोई वैल्यू है? कोई भी पूछ लें, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, इसका स्लोप क्या बताएगा? एफ बराबर के एक्स, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। परपेंडिकुलर बेस होता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, सरफेस टेंशन भी होती है, सरफेस टेंशन भी फोर्स पर लेंथ होती है। ये स्लोप है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है
क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है कोई? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या उसकी एनर्जी की कोई फिक्स वैल्यू होगी? कोई नहीं होती। जितना एटमॉस्फेयर से उसको टेम्परेचर मिलेगा उसके मुताबिक उसकी एनर्जी होती है। तो इर्द गिर्द से जितनी एनर्जी मिल जाएगी वो उसकी एनर्जी होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में बाउंड हो जाए तो अब उसकी एनर्जी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करेगा उसका ताल्लुक किस ऑर्बिट से है। तो पहले ऑर्बिट में है तो एनर्जी E1, दूसरे में है तो E2, तीसरे में है तो E3 अप टू सो ऑन। इन्हें हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ये एनर्जी लेवल किसी आइसोलेटेड एटम के होते हैं, उस एटम के हैं जो एटम अकेला है, जैसे गैस एटम है। इट इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम। लेकिन अगर ये किसी सॉलिड का एटम है, सॉलिड का एटम आइसोलेटेड नहीं होता बल्कि यहाँ एटम ओवरलैप कर रहे होते हैं। इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम। तो फिर ये जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी स्टेट है, इनके मज़ीद सब लेवल बन जाते हैं। एवरी एनर्जी लेवल स्प्लिट टू सब लेवल। तो ये इतने क्लोज एनर्जी लेवल बन जाते हैं कि ये एक एनर्जी बैंड बन जाता है। लिहाजा जहाँ सॉलिड में एटम क्लोज होते हैं वहाँ इस किस्म के एनर्जी बैंड बनते हैं। ये सॉलिड में होते हैं। जितने एटम ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ज़्यादा चौड़े बैंड बनेंगे, उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है। अगर ये अलग अलग हो जाएं आइसोलेट, तो ये स्प्लिटिंग कम होते होते फिर वही एनर्जी लेवल तक आ जाएंगे। अब इनकी शेप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंट होती है। 3 किस्म के बैंड होते हैं। एक कोर बैंड है। कोर बैंड क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के करीब हैं, ये सब में होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। इनका कंडक्टिविटी में कोई रोल नहीं होता। इनको फील्ड बैंड या कोर बैंड कहते हैं। ये सब में होते हैं, चाहे वो इंसुलेटर है, चाहे वो कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर, ये सब में मौजूद हैं। उनके ऊपर होता है वैलेंस बैंड। फर्ज करें ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर का है और ये सेमीकंडक्टर का है। तो सब में कोर बैंड या फील्ड बैंड मौजूद हैं। उसके बाद क्या होता है? वैलेंस बैंड। और इन बैंड के दरमियान एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। वैलेंस बैंड इज़ द बैंड ऑक्युपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बैंड ऑक्युपाई करते हैं उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। ये कभी एम्प्टी नहीं होता, या कम्प्लीटली फिल्ड होता है, या पार्शली फिल्ड होता है। जो वैलेंस बैंड है या कम्प्लीटली फिल्ड होगा या पार्शली फिल्ड होगा। इट इज़ नॉट एम्प्टी। उसके बाद एक और बैंड होता है जिसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। दिस इज बैंड ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वो बैंड है जो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। ये या पार्शली फील्ड होता है या एम्प्टी होता है। ये कम्प्लीटली फील्ड नहीं होता। इट इज़ आइदर पार्शली फील्ड और एम्प्टी। इंसुलेटर में ये एम्प्टी होता है क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सो दिस बैंड इज़ एम्प्टी एंड देयर इज़ वाइड एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इन दोनों के दरमियान वाइड गैप है। किसी भी सॉलिड की कंडक्टिविटी का मेयार ये होता है
अगर तो इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर सकें तब हम कहते हैं ये कंडक्टर है। अगर इनकी मूवमेंट नहीं हो सकती तो ये इंसुलेटर है। तो इस केस में वाइड एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन, सो नो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो देयर कंडक्टिविटी इज़ पुअर। इसके मुकाबले में कंडक्टर है, इसका जो वैलेंस बैंड है इट इज़ पार्शली फील्ड, ये पार्शली फील्ड है। और जो कंडक्शन बैंड है ये भी पार्शली फील्ड है। एंड देयर इज़ नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, so electron can easily move from one band to another, so its conductivity is strong. सेमीकंडक्टर जो है एट 0 सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पे 0 सेंटीग्रेड पे इसकी बैंड की शक्ल इंसुलेटर वाली होती है। इसका वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फील्ड होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। ये 0 सेंटीग्रेड पर है। सो एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इज़ गुड इंसुलेटर। लो टेम्परेचर पे 0 सेंटीग्रेड पे ये अच्छा इंसुलेटर है। फ़र्क इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ये है, देयर इज़ नैरो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दोनों बैंड के दरमियान एक कम एनर्जी का नैरो गैप है, लिहाजा कंडीशनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर टेम्परेचर हाई कर लें, कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करते हैं कि वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन। तो हाई टेम्परेचर पे ये भी पार्शली फील्ड हो जाता है, ये भी पार्शली फील्ड हो जाता है। जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो दोनों पार्शली फील्ड हो जाएंगे, फिर दोनों की शक्ल कंडक्टर वाली हो जाती है। ठीक है, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होती है। तो हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर बन जाता है और लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर है। गोया अगर टेम्परेचर राइज करें तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस में कमी आती है, कंडक्टेंस में इजाफा होता है, ये कंडक्टर बनना शुरू हो जाता है। इसका खाता आम रेजिस्टर से उल्टा होता है। तो समझ आई? टॉपिक तो इन्ने ही करने हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लें। To 50 gram mass is suspended from a wire of diameter 1 millimeter which produce an extension of 20 centimeters. Find energy stored.
अब किसी वायर से इतना लोड बांधा है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो किसके बराबर होगी? वेट के बराबर होगी। जो आप लोड लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं, वो इस वेट के बराबर है। तो इसके मास के पहले किलोग्राम बना लें, जी से मल्टीप्लाई कर लें, 0.25 मल्टीप्लाई 9.8 न्यूटन, ये फोर्स है। इसके किलोग्राम बना के आपने वेट बनाना है। जो एक्सटेंशन है 20 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर। जो एनर्जी होगी इट इज़ हाफ एफ एक्स। तो फोर्स भी आपके पास है, एक्स भी है, इसकी वैल्यू मालूम कर लें। (25 10⁻³ ये क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इन ए मटेरियल of Young modulus to 10⁻⁶ Pascal when stress of 10⁵ is applied. अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है और स्ट्रेस गिवन है। क्या इक्वेशन थी? 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर था ना, डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी। इससे सॉल्व करेंगे। If 100 megapascal of stress is applied on a wire to elongate it up to 2 millimeters, find work done to deform it. स्ट्रेस गिवन है मेगा पास्कल, एरिया भी गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर, एक्सटेंशन भी गिवन है 2 मिलीमीटर। वर्क बताना है, तो वर्क मालूम करेंगे हाफ फोर्स मल्टीप्लाई एक्स। फोर्स को आप स्ट्रेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बेटा एरिया, फोर्स की वैल्यू स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया पुट कर लें।
यहाँ से वर्क निकालेंगे, अराउंड अबाउट 1 जूल आ जाएगा, वर्क आएगा। एक सिंपल सा वायर सस्पेंडेड, vertically from one end is stretched by a force of 20 Newton, which stretch the wire by 1 millimeter. एनर्जी स्टोर बतानी है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशंस। फोर्स भी गिवन है और एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर गिवन है, और आंसर भी आएगा 0.014। ये क्वेश्चन अक्सर आया है। सर इसमें टेंस का क्या आता हैं है? ये फिर इसमें इसे अलग कितना आंसर आता है? चलो जितना आ जाए मुबारक हो। टेंसाइल फोर्स इज, जिसने टेंसाइल पैदा किया हुआ है, लेंथ में चेंज पैदा की हुई है। ए टेंसाइल फोर्स इज सडनली रिमूव्ड फ्रॉम ए वायर then its temperature अगर फोर्स को रिमूव कर दिया जाए या यूँ कह लें स्ट्रेस को हटा दिया जाए, वायर का मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा? क्या होना चाहिए? जितना आपने वर्क किया था डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए, वो वर्क एज ए हीट अपेयर होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये दो अच्छे क्वेश्चन हैं। 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल have diameter in the ratio (2:1).
if they are stretched by same force their elongation will be in the ratio अब डायमीटर की रेशियो गिवन है मतलब रेडियस की रेशियो गिवन है, उससे हम एरिया मालूम कर लेंगे। सिंपल तो ये है कि एक्सटेंशन इन्वर्सली होती है एरिया के। लेकिन इसका एक सॉल्व करने का एक प्रोटोकॉल होता है, वो ये होता है कि आप एनर्जी की वैल्यू लिखें। इलास्टिसिटी किसकी इक्वल होती है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। ठीक, अगर ये पहले मटेरियल की है, चूंकि टू वायर ऑफ सेम मटेरियल है, दोनों की इलास्टिसिटी सेम होती है। हैव डायमीटर इन द रेशियो इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स भी सेम रखते हैं, ओरिजिनल लेंथ भी सेम है, तो चेंज होने वाली चीज़ क्या है? एरिया और एक्सटेंशन, उनको चेंज करते हैं। दूसरी वायर है, उसमें भी ऐसे कर लें, फोर्स लेंथ एरिया A2 है और एक्सटेंशन डेल्टा L2 है। जो चीज़ें सेम हैं उनकी वैल्यू मालूम कर लें। इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई FL किसके इक्वल होगा? 1/A1 डेल्टा L1। जो चीज़ें सेम है वो अलग निकाल लें। इधर भी ऐसे ये सेम है, अब जो सेम है उनको इक्वेट कर दें। y over FL is equal to y over FL। 1/A1 डेल्टा L1 is equal to 1/A2 डेल्टा L2 या A2 by A1 या A1 by A2। तो वही बात आ गई ना, एक्सटेंशन इनवर्सली टू एरिया। दोनों की एक्सटेंशन इनवर्सली टू एरिया है। आपको एलोंगेशन की रेशियो, ये रेशियो बतानी है, तो एरिया आप कर लें पाई आर स्क्वायर जी, ऊपर 2 स्क्वायर, नीचे 1 स्क्वायर। रेडियस क्या होता है? डायमीटर। तो आप वो 2 4 भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली D2 स्क्वायर ओवर D1 स्क्वायर। अब डायमीटर की रेशियो है 2:1। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर भी करना है, उल्टाना भी है। 4:1 को उल्टा दें तो ये 1:4 आ गया। स्क्वायर भी करना है, उल्टाना भी है। स्क्वायर करेंगे तो 4:1, उल्टा देंगे तो 1:4। ऐसे ही two wire of same material
and same length, मटेरियल सेम का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम, लेंथ भी सेम है, बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2. are stretched by force F1 F2. अब फोर्सेस भी अलग अलग हैं F1 और F2 to produce equal elongation. सेम एक्सटेंशन पैदा करने के लिए व्हाट विल बी रेशियो ऑफ फोर्सेस? फोर्सेस की रेशियो बतानी है. ऑप्शन आपके पास है 1:2, 1:4, 1:8, 1:6. इलास्टिसिटी है फोर्स बेटा एरिया चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. ये सेम है, फोर्स डिफरेंट है, लेंथ सेम है, एरिया डिफरेंट है, एक्सटेंशन भी डिफरेंट टू प्रोड्यूस सेम एलोंगेशन. ये भी सेम है. तो चेंज कौन सी हो रही है? फोर्स और एरिया चेंज है, सेम लेंथ है, सेम एक्सटेंशन पैदा करनी है, मटेरियल की नेचर सेम है. अब सेम वाले इकट्ठे कर लें. डेल्टा एल ऊपर चला गया, वाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू F1 ओवर A1. ठीक है. उसका भी ऐसे होगा, वाई डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू F2 ओवर A2. दोनों के इक्वेट कर लें तो F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2. फोर्स की रेशियो चाहिए तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू A1 बाई A2. तो जितना मोटा ज़्यादा एरिया होता है उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है. ये डायरेक्टली होते हैं. अब डायमीटर की रेशियो है 1:2, मतलब या D1 स्क्वायर ओवर D2 स्क्वायर. क्योंकि डायमीटर की रेशियो 1:2 है, स्क्वायर कर लें तो 1:4 है. बीटा ऑप्शन होगा. बस करें. लो, जो मैंने टेस्ट में दिए हैं वो तो आगे हैं. नंबर 8 है a wire break if stretched more than 3 millimeter. A wire break if stretched एक तार टूटती है जब इसमें कितनी एक्सटेंशन पैदा हो? 3 मिलीमीटर की. इट इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. Then each part can be stretched
without breaking is 0.75, 1.5 millimeter, 3 millimeter or 6 millimeter. एक तार है, जब उसमें एक्सटेंशन 3 मिलीमीटर पैदा होती है तब वो टूट जाती है। अब इसके दो टुकड़े कर लें, हर टुकड़े में कितनी एक्सटेंशन पैदा हो तो टूट जाएगी। एक्सटेंशन डायरेक्टली होती है लेंथ के, लेंथ अगर कम हो गई तो एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। आधे आधे टुकड़े कर लिए तो अब ये 1.5 पे ब्रेक होगी। जी 1.5 मिलीमीटर, पहले 3 मिलीमीटर था ना, अब उसका हाफ हो जाएगी। इस एक्सटेंशन पे टूटेगी। सर विदाउट ब्रेकिंग जी हाँ जी, मैक्सिमम इतनी एक्सटेंशन तक ले जा, इसके आगे इसकी ब्रेकिंग है, फ्रैक्चर। इसके बाद किसी लम्हे भी ये टूट जाएगी। ये इसकी फ्रैक्चर लिमिट यही होगी। टू वायर बस करें, एक तो कर लें, चलो बाकी टेस्ट में पूछ लूँगा।